नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि किसानों का यह आंदोलन, आक्रोशित किसानों का आंदोलन आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, तमाम बाधाओं को चीरता हुआ। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ आक्रोशित किसानों का गुस्सा प्रदर्शन जारी है। दिल्ली चलो के नारे के साथ पंजाब से नाराज किसान दिल्ली की ओर बढ़ना चाहते हैं। हरियाणा बॉर्डर पर दिन भर जबरदस्त बवाल मचा रहा। हालांकि पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कई जगहों पर किसान हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त पानीपत में किसान डटे हुए हैं। हालांकि किसान प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सिंधु बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। ट्रैफिक के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। बहादुरगढ़ बॉर्डर पर भी हरियाणा से आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया है। पंजाब से जब हजारों किसानों का ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ तो जगह जगह पर पुलिस तैनात हो गई। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर पुलिस फोर्स डट गई। ट्रकों का रेला खड़ा कर दिया गया। क्रेन एक के बाद एक लगा दी गई, लेकिन बैरिकेड्स भी कई जगहों पर लगाए, लेकिन किसानों ने हर मुश्किल, हर बाधा हटा दी। तमाम बैरिकेड्स उठाकर नदी में फेंकते हुए नजर आए। आगे ही बढ़ते चले गए। बैरिकेडिंग गया पानी में, क्रेन की आ गई शामत, वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठीचार्ज और पथराव, किसानों पर आंसू गैस के गोले, भड़के किसान आंदोलन के शोले। कृषि बिल के विरोध में पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच में खलल पड़ी तो कोहराम मच गया। अंबाला में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों के इस आंदोलन पर पानी फेरने की कोशिश की, लेकिन इससे आंदोलन की आग और भी भड़क उठी। हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है और यहाँ पर हरियाणा पुलिस एक तरफ है तो दूसरी तरफ पंजाब से किसान जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे उनको इस बॉर्डर पर रोका गया है और रोकने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल इन किसानों पर किया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी बता दूं, अब यहाँ पर तापमान इस समय तकरीबन 15 डिग्री है, यानी कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद ये किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठंड के मौसम में किसानों पर पानी की बौछार हुई, लेकिन उनके इरादों पर पानी कोई असर नहीं डाल पाया। किसान पानी में भीगते रहे, नारेबाजी करते रहे। इससे पहले अंबाला पटियाला हाईवे के शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाए थे, किसानों ने उसे उखाड़कर पुल के नीचे नदी में फेंक। बॉर्डर पर रोके जाने की वजह से किसान लगातार उग्र हो रहे थे। उनकी नारेबाजी चल रही थी। पुलिस उनके आगे बिल्कुल लाचार दिखाई दे रही थी। पुलिस ने किसानों का काफिला रोकने के लिए जो क्रेन रास्ते में लगाई थी, किसानों ने उसको भी धक्का देकर आगे। पुलिस ने तमाम मशक्कत की, तमाम कोशिशें की कि इन किसानों को यहाँ पर रोका जाए, लेकिन किसान यहाँ पर अनियंत्रित हो रहे हैं, अनकंट्रोल हो रहे हैं। ये देखिए, इस क्रेन को किस तरीके से आगे खींच रहे हैं और पुलिस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बेबस नजर आ रही है। पुलिस ने वाटर कैनन इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया, टीयर गैस छोड़े, लेकिन किसान नहीं माने। और अब ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं डरा रही हैं, विचलित कर रही हैं कि किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। किसानों के हजारों के हुजूम को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। टीयर गैस छोड़नी अब हरियाणा पुलिस ने शुरू की है। टीयर गैस, ये देखिए, आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और साफ कह रही हैं ये तस्वीरें कि किसान जिस तरीके से ऐलान कर रहे थे, पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके बाद किसानों और पुलिस में जैसे आमने सामने की जंग हो गई। नाराज किसानों ने पुलिस फोर्स पर पथराव कर डाला। इसके चलते पुलिस को बैकफुट पर जाना पड़ा। कुल मिलाकर सिचुएशन जो है, जिसको संभालने की कोशिश की जा रही थी, वो यहाँ पर अब बिगड़ती जा रही है। और ये किसान अब पंजाब से हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं और जो वाटर कैनन और टीयर गैस की मशीनें हैं वो कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रही हैं कि बस अब ये इनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर जो हालात थे वो यहाँ पर चिंताजनक बने हुए हैं, डर लग रहा है। और ये देखिए, अभी यहाँ पर जो है पथराव किया गया था। ये देखिए, ईंट और ये पत्थर, ये जहां पर मीडिया कर्मी है वहां पर भी पथराव किया गया। तो हमने भी बड़े डर और संभल कर ये रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि हालात यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं है। अंबाला पटियाला हाईवे पर घंटों तक किसानों और पुलिस के बीच रस्साकशी चलती रही। किसान किस तरह उग्र हो चुके थे, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। पुलिस ने दमकल की जिन गाड़ियों से प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछार की थी, किसानों ने उस दमकल पर कब्जा कर लिया।
पानी की पाइप खोल दी, सारा पानी सड़क पर फैलने लगा। इस बैरिकेडिंग को किसानों ने उठा के फेंक दिया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, उस वाटर कैनन से भी नहीं रुके और जो एक किसानों का काफिला सुबह पंजाब से शुरू हुआ था, फिलहाल कुरुक्षेत्र में पहुंच चुका है। और यहाँ पर हालत क्या है, जगह जगह पर हरियाणा पुलिस इन किसानों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात जो है कहीं ना कहीं बेकाबू होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें यहाँ की, ये फायर ब्रिगेड है, वाटर कैनन के इस्तेमाल के लिए यहाँ पर लाई गई थी। इस पर भी किसानों ने चढ़कर खूब तोड़फोड़ की है। चारों तरफ जहाँ पर भी नजर जाती है सिर्फ किसानों की भीड़ है। पंजाब के किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने 8 जगहों पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी। हर तरफ से बॉर्डर सील कर दिया गया था। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर जब हालात काबू से बाहर जाने लगे तो आरएएफ के दस्ते को भी सड़क पर उतार दिया गया। बहरहाल पुलिस ने 100 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया है। एहतियातन धारा 144 लागू। सत्येंद्र चौहान, हरियाणा पंजाब बॉर्डर, आज तक। किसानों की पहली भिड़ंत पुलिस के साथ हुई अंबाला में, उसके बाद कुरुक्षेत्र और फिर तीसरी भिड़ंत हुई करनाल में। लेकिन लगातार अंबाला के बाद करनाल में भी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने तरह तरह के तरीके अपनाए, जिसमें आंसू गैस के गोले तक छोड़े, कई जगहों पर पानी की बौछारें वो छोड़ते रहे। राजधानी दिल्ली में पुलिस फोर्स लगातार तैनात रही किसानों को रोकने के लिए। ये हरियाणा के करनाल की तस्वीरें, जहां पंजाब से दिल्ली के लिए निकले किसानों को पुलिस रोकने की कोशिश में जुटी है। किसानों पर वाटर कैनन से पानी की तगड़ी बौछार हो रही है। किसान फिर भी रुकने के लिए तैयार नहीं। किसानों और पुलिस के बीच इस टकराव में कई किसान घायल भी हो गए। अब ये किसान धीरे धीरे करके फिर एक बार आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैरिकेडिंग है और इस बैरिकेडिंग पे इन किसानों को यहाँ पर रोका गया था करनाल में। और इससे पहले कुरुक्षेत्र में यही हुआ, उससे पहले अंबाला में यही हुआ। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो इतनी तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ पर लगातार किसानों और ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਵੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਲਗਾਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲਾਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਤੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अपनी तरफ से मुकम्मल इंतजाम किया था। हाईवे पर ट्रकों की कतार खड़ी करवा दी थी ताकि किसान आगे बढ़ ना सके। अब अंबाला में सरकार ने योजना बनाई है कि किसानों को यहाँ पर रोका जाएगा और यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं की गई है। सिंपली पुलिस ने ट्रैफिक जो चल रहा था, चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा था, उस ट्रैफिक को यहाँ पर रोक दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वाहनों की लंबी लाइन, लंबी कतार यहाँ पर लग गई है ताकि ये वाहन यहाँ पर रुक जाएंगे तो आगे किसान ना बढ़ सके। इसके लिए यहाँ पर ट्रैफिक को रोका गया है। लेकिन पुलिस की तैयारियां किसानों के इरादों के सामने नाकाफी पड़ गईं। किसान ट्रकों को धक्का देकर रास्ता साफ करने की कोशिश में जुट गए। दिल्ली पहुंचने के रास्तों पर पुलिस का सख्त पहरा था। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई थी ताकि कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमा में ना दाखिल हो सके। पुलिस के एक्शन का असर ये हुआ कि दिल्ली गुरुग्राम सरहौल बॉर्डर पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। बैरिकेडिंग के चलते दिल्ली की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। सुबह से यहाँ ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान नफरी लगी है। वहाँ जहाँ जहाँ इन्होंने बैरिकेडिंग लगाए हैं या यहाँ पर ये टोल प्लाजा है, यहाँ हर एक गाड़ी को, हर एक ट्रक को, हर एक बस को चेक जांच करके भेजा जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान कम से कम दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। हरियाणा में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच जोरदार झड़प हुई है। आंसू गैस के गोले चलाने पड़े हैं। उधर गुरुग्राम पुलिस ने योगेंद्र यादव और कुछ अन्य किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। हम दिल्ली संयुक्त किसान मोर्चा के संघर्ष को ज्वाइन करने के लिए यहाँ से निकले थे। हाईवे पे पहुँच रहे थे, बाकी साथियों को ज्वाइन करने के लिए मैं जा रहा था एक ट्रैक्टर पे, तो यहीं हमें पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया है। पुलिस हमें हाईवे पे चढ़ने नहीं दे रही है और हमने तय किया हुआ है कि हम कोई मुठभेड़ नहीं करेंगे, हम किसी किस्म का कानून नहीं तोड़ेंगे। जहाँ रोक दिया है हम वहीं रुक गए हैं। हम यहीं बैठ के अपना प्रोटेस्ट करेंगे, अपना धरना जारी रखेंगे। दिल्ली से लगे सिंधु बॉर्डर पर भी पुलिस का सख्त पहरा था ताकि किसानों को दिल्ली कूच से रोका जा सके।
इस वक्त हम लोग दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखिए सुबह से ही पुलिस की मौजूदगी थी। बैरिकेड्स यहाँ पर पहले से ही पुलिस ने लगा रखे थे, लेकिन एक लेन खुला हुआ था जिससे जांच करके गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स सड़क पर खड़ी है, सारी गाड़ियों को रोक दिया गया है। अचानक से दिल्ली पुलिस ने ये फैसला किया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली हरियाणा के बदरपुर बॉर्डर पर भी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात थी। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से, और बदरपुर बॉर्डर पर चाक चौबंद पुलिसिया व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ नजर रखी जा रही है। ड्रोन से तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर किसानों के आंदोलन के बाद यहाँ से दाखिल हो सकते हैं किसान, और इसीलिए पुलिस की व्यवस्था चौक चौबंद है। पंजाब के किसानों का गुस्सा केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ है। कई विपक्षी दल भी कृषि कानून के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कई बार भरोसा दिला चुके हैं कि किसानों के हितों की चिंता सरकार को है। वो बता चुके हैं कि एमएसपी व्यवस्था हमेशा जारी रहेगी, साथ ही सरकारी खरीद की व्यवस्था भी खत्म नहीं होगी। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया था कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। कृषि विधेयकों में एमएसपी के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। कृषि कानून को लेकर जारी उग्र प्रदर्शन के बीच जींद में भी किसानों का गुस्सा दिखा। वहां भी किसान जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस कर गए, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, झज्जर से प्रथम शर्मा और गुरुग्राम से संजय शर्मा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो किसानों के इस आंदोलन के बीच आपको बता दें एक जबरदस्त टक्कर हो रही है, और वो है मुख्यमंत्रियों के बीच। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अब जवाब दिया है कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री को, और कहा है अमरिंदर जी, मैंने इससे पहले कहा है और मैं इसे फिर से कह रहा हूं, अगर एमएसपी पर किसानों को कोई परेशानी हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इसलिए निर्दोष किसानों को उकसाना बंद करें। मैं पिछले 3 दिन से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दुख की बात है कि आपने संपर्क में न आने का फैसला किया है। ये दिखाता है कि किसानों के मुद्दे पर आप कितने गंभीर हैं। तो मुख्यमंत्रियों के बीच ये जबरदस्त टक्कर जो आप ट्विटर पर देख रहे हैं इस वक्त, किसानों में है जबरदस्त आक्रोश, और इसीलिए तमाम बाधाओं के बावजूद किसान एक साथ होकर बाधाओं को हटाते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली चलो का ये उनका आंदोलन है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि बातचीत कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए। कृषि बिल को लेकर सरकार का कहना है ये किसानों के हित में ही है। सियासत भी खूब हो रही है, देखिए। किसानों के आंदोलन से 3 सूबों में हलचल मची हुई है। पंजाब में किसानों का आक्रोश चरम पर है। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में डर इस बात का है कि कहीं किसान दिल्ली में दाखिल न हो जाएं। एक तरफ सरकार है तो दूसरी ओर किसान है। सरकार किसानों को समझा रही है कि नए कानून उनके हक में है, मगर किसानों की अपनी अलग राय है। जब हंगामा बेकाबू होने लगा तो देश के कृषि मंत्री ने एक बार फिर से किसानों से अपील की है कि बैठकर मामले का हल निकाला जाए, कुछ सुना जाए, कुछ कहा जाए। 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं। हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। पंजाब में किसानों ने सबसे ज्यादा बवाल काटा। पंजाब ही वो राज्य है जहां से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद हुई। पंजाब ही सूबा है जहां की सत्तासीन सरकार ने किसानों के समर्थन करने की बात कही, मगर पंजाब में बीजेपी के अध्यक्ष का कहना है कि किसानों को उकसाया गया। अभी भी बातचीत के जरिए मसला सुलझाया जाना चाहिए।
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ बुलाएंगे, तीजी बारी। केंद्र सरकार तो बुला ही रही है बार बार। मगर किसानों के मुद्दे पर जोरदार सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोपों के बाण चला रही है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने 3 ऐसे कानून बनाए जिसके चलते किसानी पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया और किसानों से उनका अधिकार, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य छीन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस बर्बरता से किसानों को पीट रही है, उन पर वाटर कैनन चला रही है, उन पर लाठियां बरसा रही है, ये वास्तव में बेहद दुखद है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में अब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की भी आज़ादी नहीं है। सियासत अपने चरम पर है और देश का किसान सड़क पर है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही किसानों को समझाया जाएगा और उनके आक्रोश को शांत किया जाएगा। दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार कुणाल के साथ सत्येंद्र चौहान, अंबाला, आज तक। बवाल की जो बिहार की राजनीति में छिड़ा हुआ है, आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जेल से फोन करके विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। बीजेपी कह रही है कि जब सजा याफ्ता है लालू यादव तो आखिर फोन का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी दोहरी तलवार लटक गई है। एक तो जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप, दूसरा विधायकों के खरीद फरोख्त का। इस बीच इरफान अंसारी, उनका सेवादार, गायब है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप यही है कि इरफान अंसारी ही वो महासचिव है आरजेडी का जो सेवादार था लालू प्रसाद यादव का, और उसी के फोन से लल्लन बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल से इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। तो तुमको आगे भी चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव का एक ऑडियो टेप वायरल हुआ तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल में रहते मोबाइल फोन के जरिए बिहार के विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है। तो एब्सेंट हो जाओ ना, बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल से इनको हम लोग गिरा लालू देंगे, प्रसाद के कथित ऑडियो पर ऐसा घमासान छिड़ा कि ये मामला अब झारखंड हाई कोर्ट में पहुंच गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता ने अदालत में जनहित याचिका दाखिल कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है आरजेडी सुप्रीमो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से जेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वो बिहार में भी गेस्ट हाउस में रहे थे जब उनकी पत्नी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। यहाँ भी जब उनकी सरकार आई तो वो गेस्ट हाउस में आ गए। तो उसके अलावा जो है मोबाइल पर वो खरीद फरोख्त की भी बात कर रहे हैं। मेरी जानकारी में है कुछ 4 मोबाइल और 4 सिम कार्ड रखते हैं, 3 उनका सेवादार है। तो जेल मैनुअल के हिसाब से ये एक आपराधिक मामला बनता है, और तो इसलिए जो है हम पीआईएल की मेरा मांग है यही कि उन पर, चूंकि वो सीबीआई के आरोपित हैं, तो सीबीआई ही फिर से पुनः जो है इनका इस मामले की जांच करे। जिस तरह से कल से लेकर आज तक एक ऑडियो क्लिप को आधार बनाकर लगातार लालू प्रसाद यादव जी पर एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो बिहार की जो मौजूदा एनडीए सरकार है उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के विधायकों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जेल मैनुअल का उन्होंने उल्लंघन किया है। और यहाँ तक कि एक पीआईएल भी आज दाखिल किया जा रहा है लालू प्रसाद यादव जी के अगेंस्ट फॉर वायलेशन ऑफ जेल मैनुअल। इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली द इंटेंशन बिहाइंड दिस पीआईएल इज वेरी क्लियर, कि ताकि एक हिंड्रेंस पैदा किया जा सके उनके बेल प्रोसीजर में, उनका जेल से बाहर आने में। और इस पर मेरी प्रतिक्रिया यही है कि मुझे पूरा विश्वास है अपने जुडिशियल सिस्टम पर, अपनी जुडिशरी पर, और मुझे यकीन है कि हर एस्पेक्ट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, और डेफिनेटली इस पीआईएल का लालू प्रसाद यादव जी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर कोई भी असर होने वाला नहीं है। सजा याफ्ता आदमी जो यहाँ के एक बंगले में रखा जाता है सालों साल, उसके बाद से उसको रखना तो इलीगल था ही, इसके अलावा जो है वहाँ पे उसको मोबाइल अवेलेबल कराया जाता है, और मोबाइल लेकर के वो जो है
सारे लोगों से बात करता है, विधायकों से बात करता है, विधायक को परचेस करने के लिए पूरा इंतजाम करता है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग है और ये कम्प्लीटली इलीगल है और जिसको कहें कि ये बिल्कुल लॉलेसनेस है। पूर्व में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जो है यदि किसी व्यक्ति को यदि रिम्स में रखा जाता है वो उतना ही दिन के लिए रखा जाए जितना दिन में उसकी तबीयत ठीक हो जाए और उसको इमीडिएटली जेल शिफ्ट कर दिया जाए। इसको तो जेल ही को कन्वर्ट कर दिया गया है रिम्स। बिहार में एनडीए की ताजा सरकार बनी है और बिहार चुनाव में आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में लालू पर आरोप लग रहे हैं कि वो जेल से ही बड़ा गेम खेलने की तैयारी में लगे हुए हैं और लालू का ऑडियो टेप ठीक बिहार में विधानसभा स्पीकर के चुनाव से पहले आया। इस कथित ऑडियो टेप में लालू प्रसाद यादव पिरपैती से बीजेपी विधायक ललन पासवान को मंत्री पद का लालच दे रहे थे। मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया, उनको चरण स्पर्श भी किया के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। हमने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही सब उन्होंने कहा मेरा का बहाना कर लो, ये कर लो। तो ऑडियो में स्पष्ट सुन सकते हैं जो बात भी है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के 5 नंबर आवास पर ही। ललन पासवान ने लालू यादव के खिलाफ पटना के विजिलेंस थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। करप्शन एक्ट के तहत दर्ज कराई गई इस एफआईआर में कहा गया है कि लालू ने जेल से उन्हें फोन करके मंत्री पद की घूस देने की कोशिश की है। ललन पासवान ने लालू के खिलाफ पटना के विजिलेंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने भी लालू के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं और उन्हें केली बंगलो से शिफ्ट करके वापस रिम्स के पेइंग वार्ड में भेज दिया है। सिर्फ ललन पासवान ही नहीं बल्कि एनडीए से जुड़े जीतन राम मांझी और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी लालू यादव पर फोन करके समर्थन मांगने का आरोप लगाया है। चाह रहे थे कि स्पीकर उनका हो जाए, इसके लिए वो लगातार आपको भी संपर्क साधने की कोशिश करते रहे क्योंकि आपके हमारे आप प्रोटेम स्पीकर भी हैं। हमको ये पता नहीं है किस मामले में प्रोटेम स्पीकर हुए थे। उसके पहले भी ऐसा हुआ था। वो बहुत तरह का लोग हमारे लोगों को दे रहे थे, मुख्यमंत्री बना देंगे, ये कर देंगे, सारे लोगों को मंत्री बना देंगे इत्यादि अभी बात को वहाँ से रह करके वो यहाँ राजनीति कर रहे थे। एक गलत परंपरा है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि पूर्ण रूप में जांच हो कि लालू प्रसाद जी जेल में है कि वहाँ रह करके लोगों से पॉलिटिक्स करवा रहे हैं। देखिए वो बात अब एक विधायक को वो फोन कर सकते हैं कि वो बहुमत वोट जाहिर सी बात है। पार्टी प्रमुख से क्यों बात करेंगे वो किए और उसका जवाब उनको मिल गया। क्या जवाब दिए? बहुत समय फोन किए थे और जो बात को समय आएगा तो बताइए। अब लालू एक तरफ तो सियासी मोर्चे पर फंस रहे हैं, दूसरी तरफ कानूनी मोर्चे पर उनके लिए मुसीबत नजर आ रही है। लालू यादव लगातार 2 साल से रांची में रिम्स में पेइंग वार्ड और अब रिम्स निदेशक के बंगले में अपना इलाज करवा रहे हैं। इस दौरान उन्हें सेवादार समेत कई सुविधाएं मिली हुई हैं। सजायाफ्ता लालू यादव ने फोन किया तो झारखंड के जेल आईजी ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे कारा महानिरीक्षक महोदय द्वारा रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिए गए हैं कि जो ऑडियो क्लिप जो टेलीविजन में जो दिखाया जा रहा है उस संदर्भ में वो जांच करके दें। क्योंकि देखिए अभी मतलब लालू यादव जी अभी रिम्स के केली बंगले में संसीमित है। वो जेल नहीं है, वो हॉस्पिटल का एक पार्ट है और वो जेल डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए गृह विभाग ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है जिसके अंतर्गत वहाँ कोई भी इलाजरत बंदी जो होते हैं उनकी अभिरक्षा का दायित्व तो वहाँ जो ऑफिसर इंचार्ज है जो कि डीएसपी लेवल से नीचे का नहीं होता है उसका होता है। पूरी की पूरी कस्टोडियल अथॉरिटी उनके पास होती है, वो इसको डिसाइड करें। अब लालू प्रसाद यादव का ये टेप कांड कहां तक जाएगा और उन्हें कितना फंसाएगा, क्योंकि लालू यादव पर आरोप बेहद तगड़े हैं। उन्होंने न सिर्फ फोन करके विधायकों को खरीदने की कोशिश की है बल्कि जेल मैनुअल की धज्जियां भी उड़ाई हैं। रांची से सत्यजीत के साथ रोहित कुमार सिंह,
पटना। आज सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव का कथित ऑडियो टेप लीक कर दिया था। बवाल बढ़ता चला जा रहा है। मीडिया में बात आ चुकी थी। आनन फानन में लालू प्रसाद यादव को आज एक बार फिर रिम्स के उस पेइंग वार्ड में, प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, केली बंगले से। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि आखिर हेमंत सरकार क्या डर कर ये कर रही है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी ने आज जमकर हमला बोला सुशील मोदी पर। ट्विटर में जिस ट्वीट में मोबाइल नंबर डाल दिया था पासवान जी, बधाई जी, प्रणाम। लालू प्रसाद यादव ने जेल से फोन तो बेहद गुपचुप तरीके से किया था, लेकिन उनकी आवाज ने सियासत में कान फाड़ दिए हैं। तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो। लालू यादव का कथित ऑडियो टेप बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी के विधायक ललन पासवान गली गली गा रहे हैं कि देखो लालू यादव ने उन्हें खरीदने के लिए फोन किया, और इसके गवाह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी हैं। आरोप यह है कि जिस वक्त लालू ने फोन कर ललन पासवान को मंत्री पद का लालच दिया, तब ललन पासवान और सुशील मोदी साथी थे, और सुशील मोदी ने भी रत्ती भर देर नहीं लगाई इस कथित फोन कॉल पर ट्वीट करने में। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, लालू यादव रांची से एनडीए के विधायकों को कॉल कर रहे हैं, उन्हें मंत्री पद का प्रलोभन दे रहे हैं। जब मैंने उस नंबर पर फोन किया तो सीधे लालू यादव ने उसे रिसीव किया। मैंने लालू से कहा कि आप ये गंदा खेल बंद कीजिए, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अब सुशील मोदी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है, जबकि ट्विटर के मुताबिक इस ट्वीट में मोबाइल सार्वजनिक कर नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसीलिए इसे हटा दिया गया। लेकिन सुशील मोदी पर लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने बयान दिया है, जिसमें कहा है, सुशील मोदी के पास अब कोई काम नहीं है। लालू यादव के इस कथित ऑडियो पर सवाल सिर्फ खरीद फरोख्त के आरोप का नहीं रह गया, बल्कि बीजेपी इसे मुद्दा इसलिए बना रही है क्योंकि इस फोन कॉल से जेल के मैनुअल की धज्जियां उड़ी हैं। जबकि आरजेडी की तरफ से दावा किया गया है कि लालू पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। तमाम लोग लालू यादव की मिमिक्री कर लेते हैं। लालू प्रसाद जी की आवाज निकालने वाले देश में और राज्य के अंदर में कई ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चा अखबारों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में चलता रहता है। तो लालू जी की आवाज निकाल करके जिन लोगों ने इस समय का इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, जो स्वयं राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए हैं, पॉलिटिकल क्वारंटीन हो चुके हैं इन दिनों में, वो अपना रिवाइवल खोज रहे हैं लालू जी के नाम। क्योंकि लालू जी के नाम से ही जो कई लोग राजनीति में अभी तक जिंदा है भाजपा के अंदर, जदयू के अंदर, वो अपनी उपस्थिति, अपनी प्रासंगिकता को कायम रखना चाहते हैं, पर इनकी अफवाह से राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, उनका रिवाइवल भी कतई संभव। लेकिन लालू यादव के कथित टेप कांड का असर उनकी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान भी पड़ सकता है। 27 नवंबर यानी कल लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई है। कानून के जानकारों की माने तो अगर सीबीआई की ओर से टेप कांड का मुद्दा उठाया जाता है तो हाई कोर्ट का आदेश प्रभावित हो सकता है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार में जमानत की मांग की है। पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने जेल आईजी से पूछा था कि जेल में रहते हुए लालू प्रसाद यादव से कितने लोग मिले हैं। उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाए। रांची से सत्यजीत के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। बिहार के बाद अब बात बंगाल की सियासत की, क्योंकि बिहार की जीत के बाद अब बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है बंगाल में जीत हासिल करने के लिए। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, लगातार ममता बनर्जी पर हमला करते रहे, लेकिन आज ममता ने ताबड़तोड़ हमले बीजेपी पर किए। कहा बंगाल को बंगाल ही रहने दो, ये बाहर वाले बिगाड़ रहे हैं। कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत अन्याय किया है। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने मिशन बंगाल शुरू कर दिया है, लेकिन अब ममता बनर्जी ने उन पर चढ़ाई कर दी है। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल को बंगाल ही रहने दो, गुजरात मत बनाओ। खाली कहते हैं हम बंगाल को गुजरात बना देंगे। क्यों? गुजरात गुजरात में रहने दो भाई। गुजरात का मिट्टी गुजरात का मिट्टी, बंगाल का मिट्टी बंगाल का मिट्टी, यूपी का मिट्टी यूपी का मिट्टी। आप क्यों गुजरात बनाना चाहते हैं बंगाल को? बंगाल में दंगा फसाद करके गुजरात बनाने का कोई जरूरत नहीं है।
বাংলার মাটি সোনার মাটি রবীন্দ্র নজরুলের মাটি এটা গুজরাটের দাঙ্গার माटी নয় सबको गाल देता है देखो गुजरात में क्या चल रहा है यूपी में क्या चल रहा है कोई लोगों तो बात भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। दिल्ली में आपने नहीं देखा कितना लोग दंगा में मर गया सीए के बात के लेके एनपीआर के लिए के एनआरसी के लिए कोई कुछ अपोज भी नहीं कर सका कोई कुछ बोल भी नहीं सका सबको गोली बंद कर दिया। जिस तरह से बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच जंग छिड़ी हुई है बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इंद्रजीत कुंडू कोलकाता आज तक। वैसे तो कोरोना के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं लेकिन दिल्ली में कोरोना के मामले आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मरने वालों का भी जो आंकड़ा है वो नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम कोरोना संकट को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं लेकिन कोरोना के हालात को देखने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। कल मीटिंग हुई थी उसमें सीएम साहब ने उनसे सुझाव मांगा कि क्या प्रोटोकॉल में कुछ और भी करने की आवश्यकता है और आप उनके ऑडिट के लिए बोला इनको देखें अगर कुछ भी करने की जरूरत होगी हम जरूर करेंगे। दिल्ली में डोर टू डोर कोरोना की चेकिंग भी चल रही है। राजधानी में 20 से 24 नवंबर के बीच घर घर जाकर 57 लाख लोगों का सर्वे किया गया है जिसमें कुल 13,516 में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। पूनम शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।